नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी एयरप्लेन क्रैश स्टोरी के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आपने सुना भी हो और ना भी सुना हो, क्योंकि डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में इस स्टोरी को ज़्यादा कवर नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेट एयरवेज की विमान 9W555 या बोइंग 737-800 के बारे में। आखिर ये क्यों प्लेन क्रैश होने से लगभग बच गई? कैसे पायलट मनोज रामा ने अपनी सूझबूझ के कारण 142 यात्रियों को बचा लिया? और आखिर क्यों पायलट मनोज रामा को फिर सस्पेंड कर दिया गया? क्या हुई पायलट और को पायलट से गलती? तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 17 अगस्त 2015 को यह एयरप्लेन बोइंग 737 हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो कि दोहा कतर में है, वहां से कोच्चि के लिए उड़ान भरती है। कोच्चि, जो कि केरल राज्य में एक प्रमुख जिला है, वहां के लिए यह विमान उड़ान भरती है। लेकिन इस विमान को दोहा से कोच्चि आने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। 17 अगस्त 2018 को ही कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर काफ़ी घनघोर बारिश हुई थी। न केवल कोच्चि बल्कि पूरे केरला और चेन्नई में उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र पर मौसम खराब हो चुका था और बादलों ने अपना जमावड़ा बनाकर रखा था। जैसे ही प्लेन सुबह 5:45 पर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर पहुंचा, पायलट ने तुरंत ही ATC से संपर्क किया। पायलट ने ATC से लैंड करने की अनुमति मांगी, लेकिन ATC लैंड करने की अनुमति कैसे देता, क्योंकि वहां पर पहले से ही मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। लेकिन ATC ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो आप लैंड करा सकते, लेकिन कैटेगरी 1 के विमान के लिए कम से कम 400 मीटर की विजिबिलिटी होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी इस विमान के पास विजिबिलिटी इससे कम थी, जिसके कारण पायलट को लैंड कराने में काफ़ी दिक्कत जा रही थी। जैसे ही प्लेन को लेकर पायलट रनवे के पास पहुंचते थे, उन्हें कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता था कि रनवे किधर। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बादल जमीन पर काफ़ी नीचे उतर आए थे, जिसके कारण पायलट को रनवे देखने में काफ़ी मुश्किल जा रही थी। इसी की वजह से पायलट 3 बार में भी प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराने में असफल रहे। फिर दोनों पायलट कैप्टन मनोज रामा और को पायलट ने सोचा कि अब यहाँ से बढ़कर त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर जाया जाए। सुबह तकरीबन 5:45 से 6:15 यानी आधे घंटे के समय में 3 बार असफल प्रयास के बाद पायलट ने तुरंत ही तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर अपने प्लेन को मोड़ दिया। जैसे ही पायलट तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर अपने प्लेन के साथ पहुंचते हैं, जो कि लगभग कोच्चि से 237 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, वहां पर भी उन्होंने देखा कि कुछ वैसा ही मौसम था जैसा कि कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर था, जिसकी वजह से पायलटों को फिर से रनवे नहीं दिखाई दे रहा था और ऐसी स्थिति में उन्हें प्लेन को लैंड कराने में काफ़ी दिक्कत जा रही थी। पायलटों ने तुरंत ही ATC से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनके पास फ्यूल काफ़ी कम बच चुका है, जिसके कारण अब उन्हें प्लेन को लैंड करवाना मैंडेटरी है। पायलटों ने ATC के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया और प्लेन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 बार लैंड करवाने की कोशिश की और चौथी बार में वे सफल भी हुए। पायलटों ने ATC के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया और प्लेन को रनवे 14 पर उतारने की कोशिश करने लगे। पायलटों ने जैसे ही रनवे 14 की ओर अपने प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो दिक्कत पायलटों को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिल रही थी, वही दिक्कत यहाँ पर भी पायलटों को मिली। पायलट जैसे ही रनवे के पास पहुँचते, उन्हें रनवे बादलों के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण प्लेन को लैंड करवाना संभव नहीं हो पा रहा था। पायलटों के अनुसार अब ये डू और डाई की सिचुएशन बन चुकी थी और एक ऐसा मोमेंट जहां पर अगर प्लेन को लैंड नहीं करवाया जाता और प्लेन में काफ़ी कम फ्यूल बचा था, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती। इसीलिए पायलट ने चौथी और अंतिम बार में प्लेन को लैंड करवाने की पूरी सूझबूझ और पूरी हिम्मत दिखाई और पायलट ने तुरंत ही ATC को कहा कि मेडे करते पायलट ने तुरंत ही ATC से संवाद करना भी बंद कर दिया।
एटीसी ने जैसे ही सुना कि पायलट मे डे की आवाज़ से पुकार रहे हैं, उन्होंने तुरंत ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs को अलर्ट कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर रनवे 14 पर पहुंच गई। लेकिन पायलट ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए प्लेन को सक्सेसफुली बिना किसी कैजुअलिटी के साथ सक्सेसफुली लैंड करवा दिया। लेकिन क्या ये लैंडिंग सही में एक सचमुच अच्छी लैंडिंग थी, या ये एक लैंडिंग बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा करती है? तो अब आती है प्रश्नों की बारी। तो आखिर क्यों पायलट ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अल्टरनेट के रूप में प्रयोग किया, बल्कि बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के काफ़ी पास पड़ता? तो आखिर क्यों पायलट मनोज रामा ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही सिलेक्ट किया? आखिर क्यों कैप्टन मनोज रामा और को पायलट ने अपने साथ 142 यात्रियों की जान को भी खतरे में डाल दिया? और आखिर क्यों जेट एयरवेज के विमान 737-800 में पर्याप्त फ्यूल नहीं था? क्यों ऐसी सिचुएशन बनी जिसके कारण 142 यात्री और कई क्रूमैन्स की जान खतरे में आकर बन गई थी? क्या थे इसके पीछे के रीज़न? चलिए देखते हैं। तो आखिर कौन से 3 रीजंस रहे जिसके कारण पायलट को इतनी जल्दी प्लेन को लैंड कराना पड़ा, और आखिर क्यों पायलट ने इतना गलत डिसीजन लिया? इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है जो फ्यूल पॉलिसी प्राइवेट एयरलाइंस की हैं वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ मिसमैच करती हूँ। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो फ्यूल पॉलिसी जेट एयरवेज की है उसने सही तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट न किया हो। तीसरा कारण इसमें हो सकता है कि पायलट ने एट द मोमेंट गलत डिसीजन लिया हो। अगर बात करें पहले रीज़न की, जिसमें जेट एयरवेज की पॉलिसी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर से ना मिलना, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी फील्ड में तभी तक काम कर सकती है जब उसकी पॉलिसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी SOPs के अनुसार चले। अगर बात करें सेकंड रीज़न की, जिसमें हो सकता है कि जेट एयरवेज ने गलत तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया हो या मॉडिफाई किया हो, तो इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि बोइंग 737-800 को टोटल फ्यूल की जो आवश्यकता है वो 6 पॉइंट्स पर निर्भर करती है। वो कौन से 6 बिंदु हैं? नंबर 1, किसी भी एयरप्लेन को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने फ्यूल की आवश्यकता होती है उसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके अलावा किसी भी एयरप्लेन को किसी अल्टरनेट एयरपोर्ट पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन पर उतारना पड़ा या ले जाना पड़ा तो फिर कितने फ्यूल की नियर बाई एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी कैलकुलेशन कर ली जाती है। इसके अलावा पायलट के द्वारा अगर किसी भी स्थिति में प्लेन को 45 मिनट तक एक हाई एल्टीट्यूड पर, जहां पर ईंधन काफ़ी ज़्यादा खपत होती है, उड़ाना पड़ा, तो फिर उस मोमेंट पर प्लेन को कैसे उड़ाया जा सकेगा और कितने फ्यूल की आवश्यकता होगी, ये भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसके अलावा कंपनीज़ की ये पॉलिसी है कि अगर प्लेन को किसी वजह से आसमान पर होल्ड करके रखना पड़ा या किसी एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन अगर चक्कर लगाती रही तो वो होल्डिंग टाइम के लिए भी फ्यूल को डिपॉजिट कर रख। अलावा टैक्सी करने में जो फ्यूल ख़त्म होता है प्लस 5% कंटीजेंसी यानी 5% एक्स्ट्रा फ्यूल भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से रखा जाए। अगर बात करें बोइंग 737-800 की, जिसे दोहा से कोच्चि तक के लिए उड़ान भरनी थी, जिसकी कुल दूरी 3106 किलोमीटर थी। अगर बात करें कि डेस्टिनेशन यानी कोच्चि पर पहुंचने के लिए कितने फ्यूल की खपत हुई होगी, तो कैलकुलेशन के अनुसार 10,167 किलोग्राम तेल की आवश्यकता। अगर पायलट ने किसी वजह से अपने प्लेन को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतार पाए और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले गए, जो कि वहां से 297 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, तो वहां पर जाने में कुल 1497 किलोग्राम तेल खर्च हुआ होगा। इसके अलावा अगर 45 मिनट तक पायलट प्लेन को एक हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाते रहते हैं तो 2701 किलोग्राम। इसके अलावा प्लेन को 30 मिनट तक कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ाते रहने में 1800 किलोग्राम और प्लेन को टैक्सी करने में 200 किलोग्राम, और इसके अलावा 5% एक्स्ट्रा यानी 818 किलोग्राम तेल, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो कुल 17,183 किलोग्राम तेल की आवश्यकता होती है। लेकिन बोइंग 737-800 की कुल कैपेसिटी ही 20,894 किलोग्राम थी। अगर
ये सभी चीज को भी देखा जाए तो पायलट आसानी से कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 7,116 किलोग्राम तेल की बचत के साथ कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए होंगे। अगर 30 मिनट तक पायलट ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उड़ान जारी रखी तो इसके बाद भी पायलट के पास 5,216 किलोग्राम तेल अवश्य रूप से बचा होगा। इसके अलावा अगर पायलट त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर जाने में 1497 किलोग्राम तेल की खपत हुई होगी, लेकिन फिर भी पायलट ने बिना कुछ ध्यान में दिए हुए रनवे पर प्लेन को चौथी बार लैंड करने की कोशिश की, यह जानते हुए कि विजिबिलिटी 1500 मीटर से भी कम बची है। ऐसी स्थिति में प्लेन पर फिर भी 1380 किलोग्राम तेल यानी 1723 लीटर तेल बचा हुआ था, जिसकी वजह से 28 मिनट तक प्लेन आसानी से हवा में उड़ सकता था। अगर 20,894 किलोग्राम तेल पूरा फुल टैंक प्लेन में भर दिया गया होता तो 3,711 किलोग्राम तेल फिर भी प्लेन में बचा रहता। इन सभी को देखने के बाद ये 3 प्रश्न तो अवश्य रूप से उठते हैं। तो क्या पायलट ने जो फ्यूल रीडिंग थी उसको गलत तरीके से पढ़ लिया? क्या पायलट को फ्यूल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत हो गई या सही में उस प्लेन में फ्यूल कम था? अगर पहले 2 रीजंस को देखा जाए जिसमें पायलट ने गलत तरीके से फ्यूल को कैलकुलेट किया या पायलट ने गलत तरीके से फ्यूल की रीडिंग की, तो इसके भी रिस्पॉन्सिबल पायलट स्वयं ही होंगे। अगर प्लेन में फ्यूल कम था तो इसके भी रिस्पॉन्सिबल पायलट ही होते हैं, क्योंकि ये फ्यूल पॉलिसीज़ का नियम है कि पायलट को कभी भी प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले ये टोटली इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस प्लेन में प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल भर दिया गया, और अगर फ्यूल प्रॉपर अमाउंट में नहीं भरा गया था तो फिर पायलट ने ये टेक ऑफ क्यों किया? इसके अलावा कुछ और भी गलतियां सामने आती हैं जिसमें स्वयं एटीसी भी रिस्पॉन्सिबल पाया गया। एटीसी को जब पायलट ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह बता दिया था त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर आ रहा है, तो फिर एटीसी ने उस वक्त कहा कि मौसम साफ है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। जब प्लेन वहां पर पहुंचा तो पायलट ने देखा कि विजिबिलिटी 1500 मीटर से भी कम है। इसके कारण प्लेन को सही से लैंडिंग कराने में काफ़ी दिक्कत गई। इसके अलावा जब 12 मिनट पहले त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले पायलट से ये पूछा गया कि क्या आपके प्लेन में प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल है, तो पायलट ने जवाब दिया कि हाँ। तो फिर क्या पायलट ने गलत रीडिंग की थी? इसके अलावा पायलट ने रनवे 14 को ही क्यों चुना? पायलट रनवे 32 जो कि त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर है उसे भी चुन सकते थे। रनवे 32 जो कि त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर पश्चिमी दिशा में स्थित है, यह पतले और लंबे विमानों के लिए बना हुआ है। रनवे 14 जो कि चौड़े विमान और कम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले विमान के लिए बनाया गया, उस पर पायलट ने क्यों लैंडिंग कराई? रनवे 14 पर यह भी सवाल उठता है कि जब पायलट लैंडिंग करा रहे होंगे तो उन्हें सन की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा, और ऐसे ब्लाइंडली लैंडिंग कराने की परमिशन पायलट को किसने दी? आखिर क्यों पायलट ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-4 बार प्लेन को गलत तरीके से लैंड कराने की कोशिश की? इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं तो ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये पायलट की ही गलती है। 23 मिनट पहले जब पायलट ने मे डे दूसरी बार लैंडिंग करने के प्रयास में विफल रहा, आवाज़ लगाना चालू कर दिया, तभी एटीसी को संपर्क कर पायलट को कहना चाहिए था कि पायलट रनवे 32 पर लैंड कराएं, जो कि एक बेटर चॉइस पायलट के लिए हो सकती थी। लेकिन पायलट ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया और गुड बाय एटीसी कहा। इसके अलावा पायलट मनोज रामा को सस्पेंड कर दिया गया और को पायलट को भी सस्पेंड कर दिया गया। जेट एयरवेज से इस गलती के लिए जवाब भी भारत सरकार द्वारा मांगा गया, जिस पर कोई भी खास जवाब नहीं मिला। तो अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप डिसाइड करिए कि आखिर किसकी गलती रही होगी। क्या एटीसी की इसमें कोई गलती थी या टोटली पायलट की ही गलती थी, यानी कैप्टन मनोज रामा ही रिस्पॉन्सिबल थे इस गलत लैंडिंग के लिए और गलत रीडिंग ऑफ फ्यूल के लिए? तो आखिर कौन था रिस्पॉन्सिबल, ये तय तो आपको ही करना है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।